हेलो माय चैम्पियंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। एक नई पोएम की एक्सप्लेनेशन आज हम समझेंगे जो कि क्लास 10th ICSE के लिए रेलिवेंट रहेगी। एंड द पोएम इज द हार्ट ऑफ द ट्री बाय हेनरी काइलर बर्नर। सो ये एक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली वे में लिखी गई पोएम है बाय हेनरी काइलर बर्नर। एंड इस पूरी पोएम में सिर्फ 3 स्टेंजाज हैं एंड 9 लाइन्स हर स्टेंजा में रहेगी। अब मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पोएट के बारे में बताती हूँ एंड इस पोएम के नेचर के बारे में बताती हूँ। कुछ आइडियाज़, बेसिक आइडियाज़ के ऊपर जो हम पूरी पोएम में बात करेंगे, पहले मैं वो आपको समझाती हूँ। ओके, सो ये पोएम जो है वो लिखी गई, मैंने बता दिया, जैसे कि हेनरी काइलर बर्नर ने लिखी है। एंड वो कौन थे? ही वॉज एन अमेरिकन पोएट एज वेल एज अ राइटर। And in this poem, he presents a tree. Basically, he talks about tree plantation. And what he presents here, he presents tree planting as an act that benefits not only the planter, but also the society, nature, as well as the upcoming generations, the future generations. This is the basic idea of the poem. वो खुद ही इस एक क्वेश्चन के साथ इस पोएम को शुरू कर रहे हैं एंड वो खुद ही आंसर दे रहे हैं। बट यहाँ पे आंसर जो रहता है ना, वो बहुत ही डीपर और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में वो हमें बताते हैं कि क्या क्या करता है वो इंसान जो एक पेड़ लगाता है। सिंपली वो हर एक पॉइंट बताते हैं कि जो पेड़ लगा रहा है वो क्या कर रहा है, वो क्यों लगा रहा है। ओके, सो द पोएम is written with the rhyming scheme of A B A B B C C A A. First is A, sky is B, then tree and free A, then high and nigh, sky high nigh B and B, then bird and herd C C, then harmony and tree A A. This way. अगर आप लोगों को जो राइमिंग स्कीम है वो निकालना नहीं आता है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको अलग से एक वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करवा दूंगी, पूरा का पूरा समझा दूंगी कि राइमिंग स्कीम्स कैसे निकाली जाती हैं। जो पोएम है वो स्टार्ट एक क्वेश्चन के साथ हो रही है। सो हियर द पोएट इज आस्किंग व्हाट अ पर्सन इज एक्चुअली प्लांटिंग व्हेन ही प्लांट्स अ ट्री। मतलब सिंपल सी बात है ना कि एक फिजिकल प्लांट तो आप लगाओगे, एक बीज बोओगे, फिर वो पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा। दैट इज़ एन ऑब्वियस थिंग। बट जो पोएट है वो यहाँ पर बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहता है, यस वो समझना चाहता है या समझाना चाहता है बहुत डीपर वे में कि क्या सिग्निफिकेंस है जो भी एक इंसान पेड़ लगाता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों ज़रूरी है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड at the beginning of all 3 stanzas and act as a refrain. So now what is a refrain? Refrain is nothing but repeatedly asked questions. जो क्वेश्चन को आप बार बार पूछते हो that is a refrain. Okay, he plants the friend of sky and sun, he plants the flag of breezes free. Now the poet is answering his own question. वो पहले तो सवाल पूछते हैं, वो आंसर भी दे रहे हैं। एंड वो क्या बता रहे हैं कि जो वो पेड़ लगा रहा है वो सिर्फ पेड़ नहीं लगा रहा है बल्कि वो एक दोस्त लगा रहा है। किसका? अ फ्रेंड ऑफ स्काई एंड सन, फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। नाउ ट्री ग्रोज अपवर्ड्स, लाइक इफ यू प्लांट अ ट्री, फॉर एग्जांपल दिस, यू प्लांटेड अ ट्री एंड इट विल ग्रो अपवर्ड, राइट? दिस वे इट विल ग्रो upward. Okay, so where it will be going? Towards the sky. So this way the poet personifies the tree as a friend of sun and sky because it interacts closely with them. As it grows up, as it will become a tree, it will grow towards the sky and it will interact with the sky as well as with the sun. Now the figure of speech used here is personification. It describes, okay, them as a friend. Who? Tree, sun and the sky. He plants the flag of breezes free.
अभी जब भी हवा चलती है तो कभी आप किसी बड़े से पेड़ को देखते हो या नोटिस तो आप सबने किया होगा, आई होप सो। तो क्या होता है, वो पेड़ के साथ जो है वो पेड़ की डालियाँ और उसके सारे के सारे पत्ते क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, वो वेव करते हैं, राइट। एंड ऐसे ही आपने कभी कोई फ्लैग को देखा होगा, जब हवा चलती है तो वो उसके साथ क्या करता है, लहराता है, फ्लटर करता है, राइट। द पोएट कंपेयर्स द ट्री टू अ फ्लैग waving freely in the breeze. Again, it is a metaphor. It is a metaphor. How a metaphor? The tree here is compared to a flag, simply. How it is compared to a flag? Same way, when the breezes blow, जैसे हवा चलती है तो जैसे झंडा लहराता है, झंडा से फ्लटर करता है, वैसे ही हवा के साथ जो ट्री है उसकी ब्रांचेस एंड उसके लीव्स भी ऐसे ही मूव कर रहे, जैसे कि कोई झंडा ऐसे फ्लटर कर रहा हो, वैसे लहरा रहा हो हवा के साथ, सेम वे. ओके, सो देयरफॉर इट इज अ मेटाफर. The shaft of beauty towering high. Now, shaft here, what's the meaning of shaft? Shaft means a tall, upright structure. How a tree is, it is a tall, upright structure. It grows upwards, so it is a tall, tall structure. छोटी तो होते नहीं बड़े plants. Have you seen a peepal tree? Commonly it is found in India and I hope you have seen it. So it has big shaft, बहुत बड़े से होते हैं. So the trunk, so the tall trunk of the tree rises high into the sky. So the poet calls it a shaft of beauty because a tall green tree adds beauty to the surrounding. Now imagine a desert. There is no plant, there is no tree. And that's why it is called a desert, क्योंकि वहाँ पे beauty ही नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है. And when you go to a garden, you find so many flowers out there, you find so many trees out there, that creates a beautiful environment out there. So that's why the poet has called it a beautiful shaft. Okay, why beautiful shaft? Because the trees add beauty to the surrounding, to the nature. It is the beauty of the nature. I hope I'm very clear. He plants a home to heaven and I. Now, as discussed in the previous lines, पेड़ किधर को बढ़ता है, ऊपर आसमान को बढ़ता है. सो जब पेड़ ऊपर स्काई की तरफ बढ़ रहा है तो जो पोएट है उसको ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ के अपना घर किधर बना रहा है, हेवन में बना रहा है, क्लोज टू द हेवन एंड आई. सो दिस एक्सप्रेसेस द ट्रीज लॉफ्टी एंड ब्यूटिफुल नेचर. ओके, as of how an eye here means near. So the plant is creating a home close to heaven. For song and mother's croon of birds in hushed and happy twilight heard. So the tree provides a safe place for birds to build nest. Simply, चिड़िया अपना घोंसला किधर बनाती हैं? Of course, पेड़ में बनाती हैं, right? So it is a very safe place for whom? For birds. And जब भी आप पेड़ में देखते हो तो बहुत से चिड़ियों के घर होते हैं और चिड़ियाँ उस पर बैठ के से आवाज़ करती हैं. Okay, so they croon over there. So croon is a soft, soothing sound or song. Okay, the croon of bird. So one can hear soft sounds of birds. Where? In the trees. So the birds sing from the branches, creating a very beautiful and natural music. Correct? So the tree therefore becomes a home for birds also. It is a home for them. Signifies as a home for birds. Okay, चिड़ियाँ उसी में रहती हैं, उसी की डालियों पे बैठकर वो चहचहाती हैं. So definitely it is a home for all the birds. And croon means, what this word croon here means? Croon means soothing sound or song, you can say, a soft song, you can say. In hushed and happy twilight heard. So twilight means evening time. Twilight means evening time. Okay. So at the evening time, when everything becomes quiet and peaceful, we can hear the gentle sound of birds among the trees. Now some meanings are here. Hushed means very quiet. Hushed means quiet. Twilight means evening time, the period between the daylight and the darkness. जो बीच का संध्या का समय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, that is a twilight. एंड जब सब कुछ शांत हो जाता है, पूरा सब अंधेरा होने लगता है, हर कोई अपने घर की तरफ जाता है, इंसान भी अपने घर की तरफ मूव करते हैं, तो हमें धीरे धीरे जंटल आवाज़ किसकी आती है? पेड़ों से,
बर्ड्स की आती हैं. So again the poet creates a beautiful picture of nature in our minds. So the poet is successful here in creating a proper picture of the nature. He defines the beauty of the nature in a very, very beautiful way. The treble of heaven's harmony. Now the treble is a high musical sound. Treble means a high musical sound, very high pitched sounds. Okay. So the song of the birds are compared to beautiful musical harmony from heaven. जब आप चिड़ियों की चहचहाना सुनते हो, जब वो पोएट भी चिड़ियों की चहचहाना सुन रहा है पेड़ों के ऊपर, तो वो कंपेयर कर रहा है उस म्यूज़िक को किसकी हारमोनी से, फ्रॉम हेवन. वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है कि पेड़ पर जो चिड़ियाँ रहती हैं, वो जो म्यूज़िक वो गा रही हैं, वो सीधे हमें हेवन तक लेके जाता है. हेवन का जो हैप्पीनेस हमें हेवन में मिल सकती है, वो हमें उन बर्ड्स के म्यूज़िक को सुनकर भी मिल रही है. अगेन द नेचर हियर, the sound of the bird makes the nature seem heavenly. So the nature here seems very heavenly. Nature seems very heavenly. एकदम स्वर्ग का अनुभव जो है उसको अभी यहाँ पर हो रहा है. Again the figure of speech is metaphor. How metaphor? Because the poet again compares the sound of the birds with the heavens harmony. Okay. These things he plants who plants a tree. So the poet here concludes the stanza by saying simply कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सन लगाता है जो एक पेड़ लगाता है. एक्चुअली जो प्लांट कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ों को भी प्लांट करता है. वो क्या क्या है? फर्स्ट इज ब्यूटी. ओके, इट क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनवायरमेंट. वी हैव डिस्कस्ड इट. Then the birds, home for the birds. And what birds give you? And what birds give you? Birds give you music. That music that takes you or makes you feel like you are in the heaven. Therefore creates a peaceful environment. Okay, peace and a close relationship with the nature. These many things a person plans, or these many things a person actually plants who plants a tree. Now coming up to the second stanza. Again the same question is asked. What does he plants who plants a tree? Now he moves from the beauty of nature to the practical benefits of the trees. Now in first stanza we have discussed about the beauty of nature, how beautiful the nature is when there is a tree, how harmonious it is, and how heavenly it makes you feel when the trees are around you. Okay, so now in the second stanza we will be discussing the practical benefits of trees. So the poet will be telling us the practical benefits of planting a tree. What does he plants? Who plants a tree? Simply he asks us again, क्या वो लगा रहा है वो इंसान जो एक पेड़ लगा रहा है? Simply he asks. Now let's see what he answers here. He plants cool shade and tender rain. As you know, in a hot summer, एकदम कड़क धूप जब होती है, आप खेलते हो. Imagine yourself playing in a playground. एकदम बहुत तेज़ समर टाइम चल रहा है, जून जुलाई के महीने में आप खेल रहे हो, एंड इट इज़ वेरी हॉट आउट देयर, एंड यू सर्च आउट फॉर शेड. इफ़ देर इज़ नो आर्टिफिशियल शेड, वो जो शेड बनाते वो नहीं है, सो यू फाइंड द एस्केप नियर बाय द ट्रीज, isn't it? So the trees provide cool shade during the hot weather. Simply he says he plants cool shade and tender rain. He plants what? Cool shade. Cool shade for what? Cool shade during hot weather. And they also contribute to the natural water cycle and rainfall. अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी? वाटर साइकिल का फ्लो क्या रहेगा? रुक जाएगा. सो इट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रेनफॉल. टेंडर रेन सजेट्स जेंटल एंड लाइफ गिविंग रेन. ओके, टेंडर मीन्स जो बहुत ही ऐसे बहुत ही जेंटल हो, उसको टेंडर बोलते हैं. लाइक वी से
हैंडल द बेबी विद टेंडर हैंड्स, बहुत ही जेंटली जिस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं. एंड रेन क्या है, हमें लाइफ देती है, राइट. बिना पानी के, बिना बारिश के ना ही खेती हो पाएगी, ना ही वाटर साइकिल का बैलेंस बन पाएगा. सो इट इज़ अ लाइफ गिविंग रेन. गॉट इट. एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी. सो when you have planted a tree, okay, you planted a tree, आपने पेड़ लगा लिया, वो बड़ा हो गया. एंड जब वो बड़ा होगा तो वो क्या देगा आपको, फ्रूट्स देगा. एंड उस फ्रूट्स से आपको क्या मिलेंगी, सीड्स मिलेंगी. एंड सीड्स से क्या होंगे, नए पेड़ लगेंगे. व्हाट इट शोज, इट शोज न्यू लाइफ, इट शोज फ्यूचर ग्रोथ. सो अ ट्री produces seeds and birds, which represents nothing but new life and future growth. To be here written as future, so it represent future, जो आने वाला कल है. ओके जो आने वाला कल होगा उसमें जो वो पेड़ अभी आपको सीड देगा वो आने वाले कल के लिए भी तो पेड़ लगाएगा. एम आई राइट. सो द पर्सन प्लांटिंग अ ट्री इज देयर फॉर इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर जनरेशन. गॉट इट. सो इट सिंपली रिप्रेजेंट्स न्यू लाइफ and years that fade and flush again. Wow, the uses of words used by the poets are very amazing. They create an imaginary in our mind, and you can imagine once a seed becomes a plant, therefore a big tree. साल आते जाते हैं, पेड़ की पत्तियां गिरती हैं और नई पत्तियां आती हैं, isn't it? पर जो पेड़ है क्या वो ग्रो करना बंद कर देता है, नहीं ना. सो द ट्री कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू चेंजिंग सीजन्स. चाहे कुछ भी हो जाए, इट ग्रोज ईयर बाय ईयर. हर साल वो पेड़ बढ़ता है. ओके सिंपली दिस शोज एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन. हर साल दर साल वो पेड़ बढ़ता जाएगा. सो फेड हियर सजेस्ट passing away. With passing years, the tree never stops growing, whereas this word flush suggests freshness, renewed growth. पेड़ की पत्तियां गिरती हैं और नई पत्तियां आती हैं. Same thing, this word here is telling us what it is telling us. Renewed growth और freshness, fresh leaves, fresh things. हमें हमेशा एक चीज़ को होल्ड ऑन करके नहीं रखना चाहिए. ओके सो दिस लाइन कन्वेज द साइकिल ऑफ नेचर एंड लाइफ, हाउ नेचर एंड लाइफ आर बैलेंस्ड. जब पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं तो क्या वो भी सूख जाता है, नहीं, वो सूखी हुई पत्तियों को जाने देता है और नई पत्तियां क्या करती हैं, वापस से ग्रो करती हैं विथ फ्रेशनेस. सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड life. He plants the glory of the plain. So when you add a tree, like when you plant a tree in an open field, एक बड़े से खेत पर आप इमेजिन करो एक बहुत सुंदर सा पेड़ है. सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है उस खेत की, वो पेड़ है. सिंपली ही इज सेइंग कोई भी एक फ्लैट प्लेन मीन्स अ फ्लैट, पूरे प्लेन मैदान में आप जो एक पेड़ लगा के देखो. सो व्हाट दैट प्लांट विल डू, the plant will add natural beauty to that plain area. So the tree adds beauty and glory. Okay, and imagine one more thing here. I want you to imagine this कि एक बहुत ही एक प्लेन इमेजिन करो आप. पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर इमेजिन करो, पूरा खेत पूरा प्लेन है, कुछ भी नहीं लगा है वहाँ पे. वो कैसा लगेगा आपको, पूरा barren land imagine. And then you imagine a land with trees on that, trees, fruit trees, flower trees, and everywhere you can find trees. So the trees add beauty to open land, plain land, barren land को भी पेड़ क्या बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, यानी ग्लोरीफाई कर सकते हैं. He plants the forest heritage. अब it is a very ऑब्वियस थिंग कि एक पेड़ से ही कई सारे पेड़ हो सकते हैं. सो एक पेड़ अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप एक दिन पूरा जंगल भी बना सकते हो. सो सेम थिंग, व्हेन समवन प्लांट्स अ ट्री, ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वेल्थ दैट एड्स टू द फ्यूचर जनरेशन. गॉट इट. सिंपली इट्स अ फॉरेस्ट हेरिटेज.
Simply, heritage means something valuable which is passed from one generation to another. He plants a forest's heritage. For example, what this means that if you will be planting a plant or a tree today, so it will be passed on to your upcoming generation, which shows a wealth. Forests are the wealth that will be transferred to the upcoming future generations. It is a contribution. So it is a very, very, very important idea for exam answers. Okay, remember this. It is a forest heritage which will be passed on from us to our upcoming generation. The harvest of a coming age. So the benefits of trees will be enjoyed by future generations also. You will be planting, you will be benefited with the things, but the future generation will also enjoy the benefits of the trees. So the tree is like a crop. Basically, it is like a crop. Harvest. किसको हार्वेस्ट करते हो आप? क्रॉप्स को ही तो हार्वेस्ट करते हो. सो ट्रीज आर ऑल्सो लाइक अ क्रॉप हुज रियल हार्वेस्ट विल कम इन फ्यूचर. इसकी असली जो हार्वेस्ट होगी वो कब आएगी? जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसके काम आएगी. कमिंग एजेस हियर मीन्स फ्यूचर टाइम. ओके, अपकमिंग आने वाले लोग ही इसको यूज करेंगे. The joy that unborn eyes shall see. Unborn eyes means future generation ने अभी आंखें तक नहीं खोली. Those are the unborn eyes. So the people who have not been born yet will enjoy the beauty and benefits of the trees. This shows that planting a tree is an act of selflessness. One shows selflessness and is creating and is giving and is passing on a heritage to the unborn eyes, means the future generation. These things he plants who plants a tree. Again, the poet summarizes the idea. Idea of what? Planting a tree. एंड वो बता रहे हैं कि वो क्या क्या लगाते हैं. फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था shade and rain, then future prosperity, and a hope for upcoming generation. Okay, so the main idea or the main thing derived from the second stanza is that planting a tree means securing nature's gift. For whom? For the upcoming generation. Coming to the third stanza, again the poet here begins the stanza with the question. Again the question appears for the third time. What does he plants who plants a tree? Now in this stanza the poet moves to the larger idea of all. अब वो पहले तो उसने बताया कि ब्यूटी अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर. देन इन द सेकेंड स्टेंजा वो बताते हैं कि जो भी है वो क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उसके प्रैक्टिकल चीज़ों को जानते हैं. अब जो पोएट है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं यहाँ पे टारगेट करेंगे, बल्कि वो पूरी सोसाइटी, पूरे नेशन एज वेल एज पूरी ह्यूमैनिटी को यहाँ पे टारगेट करते हुए बताते हैं बेनिफिट्स किसके? प्लांटेशन की, प्लांट लगाने की. ओके, सो ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ and wood. So the person planting something that becomes part of the tree, sap, leaf and wood. What is a sap? Sap is the fluid that carries nutrients throughout the plant. Like we have veins, blood veins that carries blood throughout our body. Sap is also a same liquid that carries nutrients throughout the plant. जो एक पेड़ लगाएगा वो क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा उसके अंदर न्यूट्रिशंस भी वही दे रहा है जो पेड़ लगा रहा है. उसके जो लीव्स बनेंगे, उसके जो वुड बनेगा, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज गिवन बाय द पर्सन हु प्लांट्स द ट्री. सो द पोएट इज एम्फसाइजिंग द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द ट्री. सिंपली ऐसा नहीं कि आज आपने पेड़ लगाया और वो एकदम सीधे तबड़ा पेड़ दिखेगा. नो, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. धीरे 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 वो बड़ा होगा. From a plant
it will become a tree. He plant, okay? In love of home and loyalty. अब वो यहाँ पर बहुत ही डीपर मीनिंग में समझाते हैं कि पेड़ लगाने से क्या होता है। पेड़ लगाने से हम देखते हैं कि सामने वाले के मन में कितना प्यार भरा है, उसके दिल में कितना प्यार है। लव फॉर होम, लव फॉर वंस होम एंड लैंड, इन लव ऑफ होम एंड loyalty. So the person who cares for the environment is loyal towards the place where he lives. Now if you live at a place, अगर आप एक जगह रहते हो और वहाँ के सारे पेड़ काट रहे हो, एकदम बिल्कुल उसको बैरन बना दे रहे हो, कुछ ग्रोथ नहीं, वहाँ पे फैक्ट्री लगा दे रहे हो, ख़त्म कर दे रहे हो, is that your love towards your home, towards the nature? No. And there's a person who's planting trees, who's doing plantation, who's growing big forest, that shows his love, his care towards the environment. And forecast through the civic good. Civic good means society, welfare of society. अब जो पेड़ लगा रहा है वो बहुत दूर की सोचता है. Forecast thought means thinking about the distant future, not about today's future, not about today, not about tomorrow, but for future, forecasting. And civic good here means welfare of society, so the welfare of the whole community. He is not thinking about himself but has a forecast thought, means उसकी सोच इतनी दूर की है जो कि सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचती है, बट पूरी कम्युनिटी की, पूरी सोसाइटी की भलाई के बारे में वो इंसान सोचता है. And this is the one of the most important line in this poem. Okay, how and why I'm saying this? क्योंकि एक इंसान सेल्फलेस होके, जो सेल्फिश नहीं है, वो पूरी सोसाइटी को सोचता है कि पेड़ लगाऊंगा तो ऑक्सीजन मिलेगी, पेड़ लगाऊंगा तो बारिश होगी, पेड़ लगाऊंगा तो गर्मियों में छाँव मिलेगी, पेड़ लगाऊंगा तो उससे और फ्रूट्स होंगे और बीज बनेंगे तो और पेड़ लगेंगे, पेड़ लगाऊंगा तो वो सुंदरता देगा, पेड़ लगाऊंगा तो वो ग्लोरीफाई करेगा, वो नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करेगा. सो द वन हु प्लांट्स अ ट्री हैज़ दिस forecastness of seeing the benefits as well as the welfare of the society, benefits of having a tree nearby themselves, nearby his loved ones, nearby his society. His blessings on the neighborhood, as I've already told you, he is blessing his neighborhood. How he is blessing the neighborhood? अगर एक बड़ा सा पेड़ आपने लगाया तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ अकेले उसके पेड़ की छाँव में जाके बैठोगे? क्या आप ही उसकी ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर या O2 वो पास करेगा, क्या आप सिर्फ उसी को लोगे? आप सबकी आंखें बंद कर दोगे और सिर्फ आप ही उसी पेड़ को देखोगे? नो ना. सो द पीपल लिविंग नियर बाय कैन एन्जॉय इट्स शेड, दे विल एन्जॉय द शेड, they will enjoy the beauty of the tree, and they will get fresh air and many more benefits with it. Okay, so he is planting blessing to the neighborhood. Who in the hollows of his hand. Now imagine yourself holding a seed in your hand. So this image suggests that a person holds a small seed or sapling in his hand, although the object is small, but its future impacts are enormous. एक छोटे से बीज से एक पेड़ तक का सफ़र जो कि है वो फ्यूचर के लिए क्या है, बहुत बड़ा है. सो इट इज़ अ हॉलो ऑफ हिज हैंड. ओके, द पोएट इज सेइंग दैट एक छोटा सा बीज पूरे फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है, वो भी छोटी मोटी तरीके से नहीं, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से, जो कि उसने पूरी पोएम में डिस्कस करा है. ओके, holds all the growth of all our land. So the tiny tree represents the growth and prosperity of the entire land. How the poet connects here. अब एक इंसान एक छोटा सा एक्शन करके एक बीज लगाता है, and that small plant will contribute to the development not only for the society but for the nation, for the whole country. Simply he says, not for the society, not for oneself, not for oneself, not for society, but for the whole country as well as for the whole world.
Got it? How it works? A nation's growth from sea to sea. There will be no prosperity in the nation. There will be no development in the nation. So the tree contributes to the growth and prosperity of the nation, of the entire nation. The phrase here used is from sea to sea. That suggests whole country. Okay. So planting a single tree can be seen as a contribution to nation building. Stares in his heart who plants a tree. Stares in his heart who plants a tree. This is a very powerful conclusion of the poem. So the person who plants a tree is not merely planting a tree. हमने देखा कि वो सिर्फ पेड़ नहीं लगाता है. What does he plants? He plants a heart. His heart has love for his society, for everyone out there, for his whole country. Therefore, he is planting the growth of nation, the welfare of society, as well as a hope for the future. So the main idea of the third stanza is social responsibility and his love for his country. That means patriotism and nation building. Whatever we have learned so far, a quick revision for this, okay? First is environmental conservation, and that environmental conservation is done for whom? For the upcoming future generations, unborn eyes, and love for nature, love for one's homeland. Then it is a social responsibility, act as a nation building, and humanity's dependence on nature. Without trees, we cannot exist in this world. Okay. सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. एंड में इसके बाद जो है आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी इस पोएम से रिगार्डिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कोई भी आपको डाउट या कन्फ्यूजन हो सो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हैं. स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग.